नमस्कार। और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो खासतौर पर एसएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। इनमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक का सार दिया गया है। जी। और हमारा मकसद सिर्फ इन जटिल अनुच्छेदों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, उसकी शक्तियां क्या हैं और वो काम कैसे करता है। सही कहा। ये स्रोत हमें एक ढांचा देते हैं और हम परत दर परत इसके हर पहलू को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये विषय संविधान के भाग वी यानी संघ के अध्याय 4 मतलब संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले नींव से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। जी। स्रोत के अनुसार इसमें 4 मुख्य बातें हैं। पहली, गठन, मतलब भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और अन्य न्यायाधीश होंगे। और दूसरी उनकी नियुक्ति। हाँ, नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है। बिल्कुल। और योग्यता भी बहुत स्पष्ट है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही उच्च न्यायालय में या तो 5 साल तक न्यायाधीश रहे हों या फिर 10 साल तक वकालत का अनुभव हो। और चौथा और शायद सबसे जरूरी पहलू, उन्हें हटाना, रिमूवल। हाँ। स्रोत में इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया बताया गया है जो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा ही की जा सकती है। और यहाँ पर नियुक्ति और हटाने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, कॉलेजियम प्रणाली जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और दूसरी तरफ महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया, ये दोनों मिलकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं वेतन और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर। स्रोत में अनुच्छेद 125 और 126 को एक साथ दिखाया गया है। जी। अनुच्छेद 125 वेतन के बारे में है। इसमें कहा गया है कि वेतन, भत्ते और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन मतलब नुकसान वाला बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका कोई अपवाद भी है? हाँ, सिर्फ एक, वित्तीय आपातकाल। हम्म। और अनुच्छेद 126 वो कार्यवाहक सीजीआई के बारे में है। जी, ये तब लागू होता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो या वे किसी वजह से अनुपस्थित हों। तो नियुक्त कौन करता है? स्रोत में ये साफ है कि राष्ट्रपति न्यायालय के ही किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था न्यायिक कार्यों में एक तरह से निरंतरता बनाए रखती है। लेकिन क्या होता है जब किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की संख्या ही कम पड़ जाए? उसके लिए भी प्रावधान है। स्रोत अनुच्छेद 127 और 128 का उल्लेख करता है, कोरम और तदर्थ न्यायाधीश। हाँ, अनुच्छेद 27 है तदर्थ यानी एड हॉक न्यायाधीशों के बारे में। इसका उद्देश्य है जब कोरम की कमी हो। और प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया के अनुसार सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर सकते हैं। और अनुच्छेद 128? वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में है। सीजेआई सेवानिवृत्त जजों से भी कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। यहाँ कोरम का मतलब समझना जरूरी है। जैसा स्रोत में फुटनोट है, सत्र आयोजित करने के लिए जजों की न्यूनतम संख्या। बिल्कुल, ये दोनों अनुच्छेद यही सुनिश्चित करते हैं कि न्यायालय के काम में कोई रुकावट ना आए। तो अब यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। स्रोत के अनुसार इसके 2 पहलू हैं। जी, पहला तो ये कि इसके फैसले साक्ष्य मतलब एविडेंस के रूप में मान्य होते हैं। और दूसरा ये कि इसके पास अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने का अधिकार है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना, ये तो सर्वोच्च न्यायालय को एक असाधारण दर्जा देता है। बिल्कुल, इसके फैसले देश के बाकी सभी न्यायालयों के लिए एक तरह से कानून की तरह काम करते हैं और इसकी गरिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, और न्यायालय का स्थान? अनुच्छेद 130 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है ना? हाँ, सीजेआई राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर भी इसकी पीठ मतलब बेंच स्थापित कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति पर। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। स्रोत इसे सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर कहता है। और इसका मतलब यह है कि कुछ विवाद ऐसे हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं, कहीं और नहीं। जैसे?
स्रोत में 3 प्रकार के विवादों की सूची है। हाँ। पहला, भारत सरकार यानी केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद। दूसरा, केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ और दूसरे राज्य दूसरी तरफ। और तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई आपसी विवाद। स्रोत में एक नोट भी है कि इसमें नागरिकों के निजी मुकदमे शामिल नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से संघीय ढांचे के विवादों के लिए है। ठीक है, अब अपीलीय क्षेत्राधिकार अपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। स्रोत में सीढ़ियों के माध्यम से इसे खूबसूरती से दर्शाया गया है। निचली अदालतें, फिर उच्च न्यायालय और फिर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। जी, और इसमें भी अलग-अलग तरह के मामले हैं। जैसे अनुच्छेद 132, वो संवैधानिक मामलों के लिए है, मतलब जहां संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न हो। अनुच्छेद 133 दीवानी यानी सिविल मामलों के लिए, जैसे संपत्ति या नागरिक अधिकारों के मामले। और अनुच्छेद 134, आपराधिक मामलों के लिए। हाँ, क्रिमिनल मामले जैसे मृत्युदंड या कोई और गंभीर अपराध। और 134A में हाई कोर्ट द्वारा अपील का प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया है। तो ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है, बिल्कुल, जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। स्रोत में एक सुनहरी चाबी के साथ अनुच्छेद 136 का जिक्र है, विशेष अनुमति याचिका यानी SLP। इसे SC की विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिशनरी पावर कहा गया है। और ये एक बहुत व्यापक शक्ति है। इसके तहत SC भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दे सकता है। किसी भी न्यायालय? हाँ, लेकिन स्रोत में एक महत्वपूर्ण अपवाद का उल्लेख है। ये सैन्य न्यायालयों मतलब मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स पर लागू नहीं होता। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह एक अधिकार नहीं है, यह एक विशेष अनुमति है। अच्छा, और क्या SC अपने ही फैसलों की समीक्षा कर सकता है? हाँ, कर सकता है। उसके लिए है अनुच्छेद 137, पुनर्विलोकन यानी रिव्यू। तो स्रोत के अनुसार SC अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? जी, खासकर गलती सुधारने हेतु। आगे है अनुच्छेद 138, क्षेत्राधिकार विस्तार, और 139, रिट। अनुच्छेद 138 के तहत संसद कानून बनाकर SC की शक्तियों को और बढ़ा सकती है, और अनुच्छेद 139 के तहत संसद SC को अनुच्छेद 32 के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट यानी रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकती है। तो इन सब का पूरे कानूनी तंत्र पर क्या असर होता है? अनुच्छेद 141 कहता है कि SC द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होगा। हाँ, स्रोत में एक बहुत अच्छा मेमोनिक भी है, 141 = 1 for all। ये मेमोनिक बहुत सटीक है, 1 for all। ये कानून के शासन और पूरे देश में कानूनी एकरूपता को स्थापित करता है। और इसके ठीक बगल में है अनुच्छेद 142, जो पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। और ये है भी। इसके तहत SC के पास किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश देने की शक्ति है। क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, स्रोत ने उदाहरण के तौर पर अयोध्या फैसले का उल्लेख किया है, जहां इस शक्ति का उपयोग किया गया था। अच्छा, एक और अनोखा क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 143, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसमें राष्ट्रपति SC से राय मांगते हुए दिखाए गए हैं। जी, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर SC से राय मांग सकते हैं, लेकिन स्रोत 2 महत्वपूर्ण शर्तें बताता है। क्या? पहली, SC राय देने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि कुछ अपवाद है, और दूसरी, राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? स्रोत में एक मजेदार ट्रिक दी गई है इसे याद रखने के लिए। हाँ, मैंने देखा। ट्रिक 143, I love you = I advise you। हाँ, ये राष्ट्रपति और SC के बीच एक सलाह के रिश्ते को दर्शाती है। ये एक तरह से सरकार को किसी बड़े कानूनी कदम से पहले राय लेने का मौका देती है। चलिए, अंतिम कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 145 और 146, ये नियम और प्रशासन से संबंधित है। जी, अनुच्छेद 145 के तहत SC राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपनी कार्यप्रणाली के नियम बना सकता है, और अनुच्छेद 146 अधिकारी और खर्च से संबंधित है। नियुक्ति CGI द्वारा होती है और खर्चे भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं, जो फिर से वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल। और अंत में अनुच्छेद 147, व्याख्या के संदर्भ में स्पष्टीकरण। हाँ, और ये हमें सीधे निष्कर्ष पर ले जाता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक, गार्डियन
और अंतिम व्याख्याकार फाइनल इंटरप्रेटर है। तो चलिए स्रोत में दिए गए परीक्षा सारांश के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक बार फिर से दोहराते हैं। जरूर। पहला, आर्ट 124, एससी की स्थापना और महाभियोग। दूसरा, आर्ट 129, अभिलेख न्यायालय यानी अवमानना की शक्ति। तीसरा, आर्ट 131, मूल क्षेत्राधिकार जो केंद्र राज्य विवादों से जुड़ा है। चौथा, आर्ट 136, विशेष अनुमति याचिका SLP। और पांचवा, आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति। इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये संविधान का रक्षक है, व्याख्याकार है और एक संतुलनकारी शक्ति है। बिल्कुल। इसकी शक्तियां संघीय विवादों को सुलझाने से लेकर किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने तक फैली हुई हैं। और इसी के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक ढांचे पर हमारी ये चर्चा समाप्त होती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जैसा कि हमने अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय की असाधारण शक्ति के बारे में देखा, ये एक सवाल खड़ा करता है कि कानून की व्याख्या करने और कानून बनाने के बीच की महीन रेखा क्या है, और संविधान के अंतिम संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय इस जिम्मेदारी को कैसे निभाता है। ये सोचने वाली बात है।